प्रायोजक हैं गोल्डी मसाले। नमस्कार, आज का मुद्दा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रियंका और आज हम बात करने वाले हैं कि आज़ादी के इतने सालों में हमने बहुत कुछ मांगा सरकारों से, लेकिन क्या कभी हमने स्वास्थ्य विभाग के बारे में बात की है? क्या कभी हमने अस्पतालों के बारे में बात की है? आज इसी पर हम चर्चा करेंगे कि अस्पताल मांगे क्या। देश भर में कोरोना को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। कोरोना संक्रमण की चपेट में आकर हर तरफ लाशें बिछी हुई हैं। यूपी और अन्य प्रदेशों में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। अस्पतालों में बेड नहीं है। मृतकों के दाह संस्कार के लिए शमशानों में लंबी लंबी कतारें हैं। कब्रिस्तानों में अंतिम संस्कार के लिए टोकन दिया जा रहा है। वैक्सीन और ऑक्सीजन के लिए हाहाकार मचा हुआ है। जीवन रक्षक इंजेक्शन रेमडेसिविर मार्केट से नदारद हो चुका है। ऐसे में विपक्ष ने भी अब छाती पीटना शुरू कर दिया है। सवाल ये उठता है कि आखिर सरकार ने 1 साल पहले मिले कोरोना के कहर से सीख क्यों नहीं ली? अस्पतालों की समुचित व्यवस्था क्यों नहीं की और ऑक्सीजन और वैक्सीन की उपलब्धता को सुनिश्चित भी क्यों नहीं किया? वहीं विपक्ष पर भी आरोप लग रहे हैं कि सिर्फ मंदिर, मस्जिद और चुनाव में उलझकर विपक्ष ने कभी भी अस्पतालों या अन्य स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं को मजबूत करने की मांग तक नहीं उठाई। कुल मिलाकर अब सवाल यही उठता है कि कभी हमने अस्पताल मांगे क्या? इन सब को लेकर आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। यूपी में कोरोना संक्रमण तेजी से पैर पसार रहा है। राजधानी समेत पूरे प्रदेश और देश में हालात बदतर हो चुके हैं। अस्पतालों में मरीजों के लिए बेड नहीं है। संक्रमित मरीजों का इलाज जमीन पर लिटाकर किया जा रहा है। ऑक्सीजन की कमी होती जा रही है और तो और वैक्सीन उत्सव मनाने के बाद वैक्सीन का भारी संकट खड़ा हो गया है। संकट को लेकर विपक्ष लगातार हमलावर बना हुआ है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने तो यहाँ तक कहा कि सरकार ने आम आदमी की मुसीबतें बढ़ा दी हैं। वहीं आप सांसद और यूपी प्रभारी संजय सिंह ने भी सरकार को आड़े हाथों लिया। तो जनता के लिए सपोर्ट करने के लिए इन परिस्थितियों में कि हम किस तरह से मदद कर सकते हैं, किस तरह से हम सपोर्ट कर सकते हैं। और दूसरा कि जो सरकार के फेलियर, जैसे कुछ तो शॉकिंग चीजें हैं, जैसे प्राइवेट लैब्स को अभी भी टेस्टिंग की इजाजत नहीं है। तो मतलब इन परिस्थितियों में भी कहीं आप जाकर और हॉस्पिटल के एडमिशन के लिए आपको सीएमओ से लेटर चाहिए। तो इस तरह की अजीब अजीब चीजें जो सरकार जिस तरह के रूल्स बना रही है, जिससे लोगों पर और भी एक्चुअली दुगना आक्रमण है। एक तो कोरोना का आक्रमण है, दूसरा सरकार की तरफ से आक्रमण है। सरकार समर्थन करने के बजाय, मदद करने के बजाय और समस्याओं को सुलझाने के बजाय और समस्याएं डाल रही हैं सामने। मैं उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार से, आदित्यनाथ जी की सरकार से कहना चाहता हूं, अगर इतनी मेहनत आपने बेड का इंतजाम करने में की होती, अस्पताल बनाने में की होती, ऑक्सीजन और वेंटिलेटर के इंतजाम में की होती, तो शायद आज शमशान को छिपाने की जरूरत नहीं पड़ती आपको। लेकिन जब आपको कार्रवाई करनी थी उस वक्त आपने क्या किया? लेकिन मुख्यमंत्री जी, मैंने आपको चिताया था, मैंने आपसे अपील की थी, मैंने आपसे निवेदन किया था कि आप जिस पार्टी के अपने नेता के संपर्क में आए हैं, सुनील बंसल जी के संपर्क में आए हैं, उन्होंने ट्विटर पे जानकारी दी है कि उनको कोरोना पॉजिटिव हो गया है और उनके संपर्क में जितने भी लोग थे वो कोरोना के नियमों का पालन करें, यानी अपने आप को आइसोलेट कर लें। कि कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को किसी भी कीमत पर हम ना भूलें। अगर देशवासी इस बात को गंभीरता से ले लेंगे कि इस समय जब वैक्सीनेशन भी साथ साथ चल रहा है, हमको कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर यानी मास्क, साबुन से हाथ धोना और 2 गज की दूरी, और जो सुपर स्प्रेडर बड़े बड़े भीड़ वाले इवेंट्स हैं इनको अवॉइड करना है। मजबूरी में जाना भी पड़ता है तो भी जो है प्रिकॉशंस को नहीं छोड़ना है। तो हमें पूरा विश्वास है कि जिस तरह से 2020 में
कोविड के खिलाफ लड़ाई को हम लोगों ने एक सफलता की। वर्तमान समय में सरकार ने यूपी में रविवार को पूर्ण लॉकडाउन का ऐलान कर दिया है, लेकिन यह ऐलान कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए पूरी तरह से कारगर होगा, ये एक बड़ा सवाल है। भविष्य में संपूर्ण लॉकडाउन से इनकार नहीं किया जा सकता। वहीं अस्पतालों में बेडों की कमी को कितनी जल्दी पूरा किया जाएगा, ये भविष्य तय करेगा। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो आज के कार्यक्रम में हमारा सवाल यही है कि देश को आज़ाद हुए इतने साल हो गए हैं, हम तमाम मुद्दों पे बात करते हैं। कभी हम मंदिर की बात करते हैं, कभी हम कश्मीर की बात करते हैं, कभी हम आरक्षण की बात करते हैं, कभी हम महिला पुरुष की बात करते हैं, तो कभी हम 3 तलाक की बात करते हैं। लेकिन जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं उनकी क्या कभी हमने बात करी? ये सवाल उठाया है आप नेता संजय ने और बोला है यहाँ पर कि क्या कभी हमने अस्पतालों को लेकर बात की है। सवाल हमारा भी यही है कि यदि हमने कभी अस्पतालों को लेकर बात की होती, स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर बात करी होती, तो शायद आज जो स्थिति भारतवर्ष की है वो ना होती। इसको लेकर आज हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ पैनल भी जुड़ेगा। जगदेव सिंह यादव हमारे साथ जुड़े हैं सपा से, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर शैलेंद्र दीक्षित कांग्रेस से हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और डॉक्टर मनीष जांगड़ा कोविड एक्सपर्ट RML दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। कुछ अन्य गेस्ट भी मेरे साथ जुड़ेंगे, जैसे ही जुड़ेंगे मैं उनसे आपका तारीफ कराऊंगी। सबसे पहले आना चाहूंगी जगदेव सिंह जी, आपके पास आना चाहूंगी। और सबसे पहला सवाल तो यही होता है कि जब हम राजनीति की बात करते हैं, जब हम देश की स्थिति की बात करते हैं, तो आज इतने साल बीत गए हैं, लेकिन पहली बार ये सवाल उठा है कि क्या कभी हमने स्वास्थ्य सुविधाओं की बात की है, क्या कभी हमने अस्पतालों की मांग की है? आपका क्या कहना है? देखिए, जब सत्ता में लोग बैठे होते हैं उनका दायित्व होता है कि वो शिक्षा में, स्वास्थ्य में, हर क्षेत्र में व्यवस्था की जिम्मेदारी। विपक्ष का दायित्व होता है वो सवाल उठाए, मांग करे, उनकी व्यवस्था के लिए जो जन समस्याएं होती उनको उजागर करे। लेकिन आज जो सत्ता में लोग बैठे हैं अपनी वाहवाही लूटने में लगे हुए हैं, कोरोना का माफिक इंतजाम नहीं किया, सरकारी अस्पतालों के हाल माफ कीजिएगा जगदेव सिंह जी, माफ कीजिएगा, सिर्फ सत्ता के ऊपर ही ये सवाल नहीं उठता है। आज किसी की सरकार है, उससे पहले आपकी सरकार रही होगी, उससे पहले दूसरी पार्टी की सरकार रही होगी, किसी पार्टी ने भी तो ये मुद्दा कभी नहीं उठाया है। यहाँ पर मैं बात सबकी कर रही हूँ, भारतवर्ष की अगर मैं बात कर रही हूँ तो उसमें हर पार्टी आती है, किसी एक पार्टी पे मैं यहाँ पर इल्जाम नहीं लगा रही हूँ, हम सब की बात कर रहे हैं। हम सबको मिलकर सोचना चाहिए था, उसमें हर कोई शामिल होता है। आपने क्या कभी सवाल उठाया? जब समस्या आएगी तभी तो निदान होगा। आज कोरोना है तो उसका निदान जिम्मेदारी सरकार में बैठे लोगों की है। ये बात अगर आप अपने लिए कह रहे हैं तो यही बात सरकार पर भी लागू होती है। भाई विपक्ष ये है क्या? आप विपक्षियों को उसने की बात करती। आज जो लोग बैठे हैं, जब कोई जो समस्या आती है वर्तमान में, जो सत्ता में बैठा उसकी जिम्मेदारी होती है। जगदेव सिंह जी, अच्छा इसकी बात जाने दीजिए। 1 साल हो गया हमें कोविड की बात करते हुए, 1 साल बाद हमें क्यों याद आ रहा है अस्पताल में? 1 साल पहले भी तो हम इस बारे में चर्चा कर सकते थे, और जो अस्थायी अस्पताल बने गए थे हम उनको और संख्या में बढ़ा सकते थे यदि विपक्ष मुखर होता तो। जब समस्या जो आती है उसका निदान वही करता है जो जिम्मेदार होता है, जिसको करना होता है, जो सत्ता में होता है। विपक्ष तो सवाल उठाता है, ये विपक्ष सवाल उठाते थे। जब कोई समस्या आई हमने निदान किया, आज इनकी सरकार, इनको करना चाहिए, ये कौन सी बात हुई? अब हर मामले विपक्ष को उसने काम करती, विपक्ष में विपक्ष पे आरोप नहीं डाला जाता है। आज जिम्मेदारी इनकी है। कोविड-19 प्रभावित हो गए मुख्यमंत्री जी, तो बहुत ज्यादा सवाल करते थे। ज्यादा बोलने से काम नहीं चलता, ज्यादा गाल बजाए काम नहीं चलता, काम करने से काम चलता है। जो समाजवादी पार्टी ने 5 साल में सचिव मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने प्रदेश भर में विकास के कामों करके इंजाम दिया, दिखाया है, वो आपके सामने नमूना है। क्या भाजपा से कभी सवाल पूछे इसको लेकर? और मीडिया भी उसका प्रचार करती है। जी आपके पास वापस आऊंगी। डॉक्टर शैलेंद्र दीक्षित कांग्रेस से भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी डॉक्टर शैलेंद्र जी, आपका क्या कहना है? क्या हमें इससे पहले कभी स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर बात नहीं करनी चाहिए थी? जिस तरह से हम देश में तमाम मुद्दों पर बात करते, चाहे गरीबी की बात हो, चाहे वो मंदिर मस्जिद की बात हो, हम हर मुद्दे पर गौर करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम सबसे मिलकर चूक हुई है या नहीं? देखिए, निश्चित तौर पर इस देश के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है चिकित्सा और शिक्षा, ठीक है ना जी। इस देश के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है, आप अपनी बात रखें। इसके लिए सबसे बड़ा मुद्दा है चिकित्सा और शिक्षा।
इस पर सबसे पहले बात होनी चाहिए। मंदिर पर ना हो, मस्जिद पर ना हो, गुरुद्वारे पर ना हो, वोट के लिए ना हो। लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि इस देश पर इस पे सबसे कम बात होती है। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि जो सरकार केंद्र में बैठी है लगभग 6 साल से 7 साल से, उसने इस दिशा में कोई भी प्रयास नहीं किया। हर चुनाव में उनका मुद्दा होता है कि वोट के लिए सांप्रदायिक ध्रुवीकरण, और उस पर वो सत्ता में आने की कोशिश करते हैं। आपकी सरकार है, क्या आपने वहां पर कोई पहल की है? मैं पूछना चाहता हूँ कि जो पिछले 4 महीने पहले देश के वैज्ञानिकों ने कोरोना तो पूरे देश में है। शैलेंद्र जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, जिन राज्यों में आपकी सरकार है वहां आपने क्या पहल की है? मेरी बात सुनिए। जो 4 महीने पहले देश के वैज्ञानिकों ने कहा था कि कोरोना की दूसरी लहर बहुत घातक हो सकती है, ये जो सरकार दिल्ली में बैठी है इसने क्या प्रयास किए? आज हमारे पास ऑक्सीजन नहीं, हमारे पास दवा नहीं, इंजेक्शन नहीं, बेड नहीं, हम सड़क पर मरने के लिए एक तरीके से मजबूर है देश का नागरिक। तो जो सत्ता में बैठे उनकी प्राथमिक जिम्मेदारी है, उनको तैयारी करके रखनी चाहिए थी। हम फैसला नहीं कर पा रहे कि हम क्या खोलें क्या बंद करें। कहीं हम चुनाव की रैली कर रहे हैं, वहां पर हमें कोरोना नहीं दिखाई देता। हम कुंभ कर रहे थे, वहां पर आज स्थिति इतनी खराब हो गई कि कुंभ हमें बीच में रोकना पड़ा। तो ये सरकार ने आयुष्मान योजना से कहा था कि 5 करोड़ से 10 करोड़ लोगों का इलाज होगा इस आयुष्मान कार्ड से। उसका एक भी कार्ड देश में काम आ रहा हो तो हमें बताइए। तो मैं ये कह रहा हूं कि जिम्मेदारी सबकी बनती है, हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम आवाज उठाएं, लेकिन हमारी आवाज को सुना तो जाना चाहिए। जी, हमारी आवाज को बिल्कुल सुना जाना चाहिए, लेकिन जिन राज्यों में आपकी सरकारें हैं वहां पर आपको बढ़ चढ़कर कुछ उदाहरण भी पेश करने चाहिए। ऐसे कोई उदाहरण नजर नहीं आते। आपके पास मैं वापस जरूर आऊंगी। पंकज त्रिपाठी, आप नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी पंकज जी, बहुत बहुत स्वागत है। और यहाँ पर आपसे सवाल है मेरा, हम तमाम मुद्दों पर बात करते हैं, क्या हमसे चूक हो गई है? स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर, एजुकेशन को लेकर हम बाकी के मुद्दों में जरूर उलझे रहे हैं और कहीं ना कहीं इन मुद्दों में पीछे हो गए हैं। देश की आज़ादी के इतने साल बाद यदि हम बात करते हैं तो आज जिस जगह पर हम खड़े हैं, क्या आपको क्या लगता है हम पीछे नहीं है? पहले तो मैडम इस विषय पर बात करने के लिए आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। आप इतने महत्वपूर्ण और जनहित उपयोगी विषय पर आपने चर्चा आमंत्रित। नहीं तो यहाँ तो सारे चैनल पर हम लोग पाकिस्तान को उखाड़ने में लगे रहते हैं, या हिंदू मुस्लिम डिबेट करते हैं, या फिर कहीं कोई टाइम होता है तो जंगल न्यूज दिखाया जाता है। तो हम तो कहीं होते ही नहीं है, एक आम आदमी कहीं विषय में होता ही नहीं। आपने आम आदमी से जुड़े महत्वपूर्ण वर्तमान विषय को आज रखा है तो चर्चा के केंद्र में, आपका बहुत बहुत आभार। दूसरी बात देखिए, स्वास्थ्य तो जीवन से जुड़ा हुआ है। मैं तो स्वास्थ्य को शिक्षा से भी आगे रखूंगा, क्योंकि स्वास्थ्य अगर नहीं रहेगा तो हम एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे जी, हमारी जिंदगी ही नहीं बचेगी। इसके बाद फिर आएगा भोजन, कपड़ा और मकान और शिक्षा। सबसे पहली जरूरत है स्वास्थ्य, लेकिन स्वास्थ्य पर कोई चर्चा नहीं है। चर्चा की जगह अगर कभी सरकार ने काम भी किया स्वास्थ्य पर, विगत 6 वर्ष हो गया सरकार को, केंद्र सरकार को, 6 वर्षों में कितने हॉस्पिटल बने, क्या क्या काम किया इन्होंने? कोई चर्चा नहीं, किसी विषय पर चर्चा नहीं। ठीक, आयुष्मान कार्ड योजना चलाई गई, योजना बहुत अच्छी थी, लेकिन वो कितनी फलीभूत हुई जी। खुद आज हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं, राजीव गांधी पर तंज कसते हैं कि वो अपने समय में जब प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने माना था कि 1 रुपया भेजते हैं तो 15 पैसा पहुंचता है जी। क्या आज के वर्तमान प्रधानमंत्री जी इस पर चिंतन करेंगे कि जो आयुष्मान योजना उन्होंने चलाई है वो कितना वर्तमान में कारगर है? कोरोना के लिए पिछली बार की तालाबंदी, लॉकडाउन को देखिए कि अगर कोई बारात कहीं गई थी तो वहीं रह गई, इतना टाइम नहीं दिया इन्होंने। उसके 20 दिन पहले नमस्ते ट्रंप आयोजित हो रहा था, क्या इंटरनेशनल खबर नहीं थी? और इस बार चुनाव में अभी आप देखिए इतनी भयावह मौतें हो रही हैं, पिछली बार इतनी मौत नहीं हुई थी। मैं लखनऊ से बोल रहा हूं, यहाँ भैंसा कुंड पे इतनी भीड़ है, लाश इतनी ज्यादा है, शव इतने ज्यादा है कि जगह नहीं, कब्रिस्तानें भी भर रही हैं, जगह नहीं। यानी इस बार मौत ज्यादा है, लेकिन केंद्र सरकार की चिंता बिल्कुल नहीं है। और उत्तर प्रदेश में मैं हूं तो मैं कहूंगा कि भाजपा शासित उत्तर प्रदेश में यहाँ की योगी सरकार को भी कोई चिंता नहीं। यहाँ के मुख्यमंत्री बंगाल में जाके किला फतह करने जा रहे हैं, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री हमेशा चुनावी दौरे पर होते हैं। मैं तो एक बात दावे के साथ कह रहा हूं, ये तो कोरोना टाइम है,
जिसमें कि बिल्कुल हर काम को बंद करके गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री को देश के लोगों के साथ खड़ा होना चाहिए। जी, अब आगे हम किस तरह आगे बढ़ेंगे और कैसे ये जो मुसीबत हमारे सामने आई है उसका निराकरण होगा, उस पर बात जरूर करेंगे। आपके पास वापस लौट कर आएंगे। हमारे साथ डॉक्टर मनीष जांगड़ा, कोविड एक्सपर्ट भी जुड़े हुए हैं आरएमएल दिल्ली से। जी मनीष जी, आपसे मेरा सवाल ये है कि जिस तरह का स्वास्थ्य का ढांचा हमारे देश में है और आज जब ये कोरोना नामक महामारी 1 साल से हम इससे जूझ रहे हैं, 1 साल में कोरोना को लेकर अब काफ़ी कुछ जो एक्सपर्ट्स हैं उनके पास एक्सपीरियंस भी हो चुका है, अनुभव भी हो चुका है, वैक्सीन भी सामने आ चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं इसमें कहीं ना कहीं संसाधनों की कमी नज़र आती है, प्लानिंग की कमी नज़र आती है और तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में सोचा जा सकता था और सतर्कता के साथ आगे बढ़ा जा सकता था। आपका क्या कहना है, जिस ढर्रे पर हम चल रहे हैं या जिस तरह से हम आगे बढ़ रहे हैं, क्या वो पर्याप्त है या कमी है? धन्यवाद के न्यूज का मुझे अपने प्रोग्राम में शामिल करने के लिए। और मैं आपके सामने कोविड के बारे में कुछ जानकारी रखना चाहूंगा। सबसे पहले मैं अपने बारे में बताना चाहूंगा। मेरा नाम डॉक्टर मनीष जांगड़ा है। मैं करंटली राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल दिल्ली में वहाँ की रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन में स्पोक्स पर्सन हूँ और मैं फाउंडिंग चेयरमैन हूँ फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन, जिन्होंने 2-3 दिन पहले अभी प्रधानमंत्री मोदी जी को एक लेटर लिखा था वीआईपी कल्चर को खत्म करने के लिए, जो आपने अभी मीडिया में देखा होगा कि डॉक्टरों ने मांग की है हॉस्पिटल्स में वीआईपी कल्चर को खत्म करने के लिए। मैं आपको बता दूं कि 3 दिन पहले मैं खुद अपना कोविड टेस्ट कराने गया था। मैं आज खुद कोविड पॉजिटिव हूं, मेरी फैमिली पूरी कोविड पॉजिटिव आ गई है। मुझे वहां पे 1 घंटा लाइन में लगना पड़ा आरएमएल हॉस्पिटल में खुद अपना टेस्ट कराने के लिए। मेरे से पहले 4 डॉक्टर और खड़े थे, उनको भी कम से कम 1 से 2 घंटा वेट करना पड़ा। वीआईपी काउंटर वहां पे एक अलग से बना हुआ है जो कि सिर्फ वहां पे वीआईपी लोगों के जो सर्वेंट्स और पर्सनल स्टाफ है उनका सैंपल पहले करता है डॉक्टर से। जो हमारे रियल कोरोना योद्धा है उनको कोई भी प्रायोरिटी नहीं दी जाती। आरएमएल हॉस्पिटल में जो भी आईसीयू बेड है मोस्टली वीआईपी लोग वहां पे एडमिटेड है, उनको वीआईपी रिजर्व रखा जाता है। आरएमएल के डॉक्टर्स को जब बेड मांगने जाते हैं उनको या तो मना कर दिया जाता है या फिर बोला जाता है कि अभी बेड खाली नहीं है। अगर ये वीआईपी एसिम्प्टोमेटिक लोग खुद मना कर दे कि हमें एडमिट नहीं होना, तो कितने गरीब लोगों का भला हो सकता है। गरीब लोग बेचारे मर जाते हैं, शहीद हो जाते हैं, उनको कहीं बेड नहीं मिल पाता। यह देख के हम डॉक्टर कुछ नहीं कर पा रहे। हम खुद लाचार हैं इस बारे में कि वीआईपी कल्चर को खत्म करने की बहुत जरूरत है। आरएमएल हॉस्पिटल जो कि विलिंगटन हॉस्पिटल के नाम से जाना जाता था, आपको पता होना चाहिए कि यह एक वीआईपी हॉस्पिटल भी है। यहाँ पे एक अलग से नर्सिंग होम है जो कि बड़े बड़े एमपी, एमएलए और नेताओं के लिए आरक्षित है। वहां पे सॉरी, मैं खुद अभी कोविड पॉजिटिव हूँ, मुझे थोड़ा कफ है। जी, हम उम्मीद करते हैं आप जल्द ही स्वस्थ होंगे। जी, अपनी बात पूरी करें। चाहता हूँ कि ये वीआईपी कल्चर काफी बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में फैला हुआ है। यह हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट की विफलता है, विफलता को ही दिखाता है। यह वीआईपी कल्चर नहीं होना चाहिए। मैं खुद आपको बता दूं कि उस दिन जब मैं लाइन में लगा हुआ था वहां पे मेरा कितना एक्सपोजर हुआ होगा बाकी और लोगों से। बाकी वहाँ पे पेशेंट्स काफी आते हैं वीआईपी काउंटर के आसपास, जो नेताओं के रेफरेंस लेके आए हुए थे लोग, जो उनके काम करते हैं, जो उनके सर्वेंट है, वो लोग वहां पे हमसे पहले टेस्ट करा के जा रहे हैं। उन लोगों को प्रायोरिटी दी जा रही है। हम लोग अपना ड्यूटी छोड़ के, ओपीडी छोड़ के वहां लाइन में लगे हुए हैं। हमारी वजह से बेचारे जो नॉर्मल लोग हैं वो सफर कर रहे हैं। ये कितनी गलत बात है। और बहुत लोगों ने तो ऐसा भी बोला है, मैं इस बारे में भी कंफर्म नहीं बोल सकता, बट ऐसा बोला है काफी लोगों ने कि कुछ लोगों को वीआईपीज के घर जाना पड़ता है उनका सैंपल लेने, कुछ डॉक्टर्स को भेजा जाता है बिना अनऑफिशियल लेटर के। और मैं आपको बताना चाहता हूँ यह काफी गलत हो रहा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से रिक्वेस्ट करता हूं सभी से कि आप प्लीज इस मुद्दे को उठाइए। यह वीआईपी कल्चर को बंद कीजिए, चाहे वो कोई सी भी पार्टी हो, कोई भी वीआईपी हो, हम किसी भी तरह का वीआईपी हो। हमारे कोरोना योद्धा जो इस युद्ध में हमारा साथ दे रहे हैं, अगर वो शहीद हो जाएंगे तो यह देश कैसे चलेगा। हमारी गवर्नमेंट को समझना चाहिए कि कोरोना योद्धाओं को प्रायोरिटी देनी चाहिए। अगर आप कोरोना योद्धाओं के साथ ऐसा करेंगे तो देश कैसे चलेगा। यह मैं पूरी तरह से विफलता मानता हूं। बिल्कुल मनीष जी, बिल्कुल सही कहना है आपका। पंकज जी, एक बार फिर से मैं वापस आपके पास आऊंगी। बहुत अच्छा उदाहरण, यदि हम दुनिया के बाकी विकसित देशों की बात करें तो कई बार हमारे सामने उदाहरण आते हैं। मैं यहाँ पर नाम नहीं लेना चाहूंगी, लेकिन वहां पर देश का सर्वोच्च
नेता जो होता है वो भी यदि अपने पद से हट जाता है तो उसके बाद वो एक आम इंसान होता है। ये कई विकसित देशों की मैं बात कर रही हूँ। भारतवर्ष की हम बात करते हैं तो भारतवर्ष में यदि एक बार कोई नेता बन गया तो वो जिंदगी भर के लिए नेता बन जाता है। जिस बात को यहाँ पर डॉक्टर मनीष ने उठाया है वो बात सही मायनों में हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हम आज जो भारतवर्ष में कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। यदि हम तमाम दुनिया के देशों से सीख लेकर उस कल्चर को अपने देश में ला पाएं और हर नागरिक को समान रहने की जो हम बात करते हैं उसको हम सही मायनों में अमल कर पाएं तो इस तरह की मुश्किल की घड़ी में यकीनन हम मदद भी कर सकते हैं, अपने फ्रंट लाइन वर्कर्स की मदद कर सकते हैं, आम आदमी की मदद कर सकते हैं या फिर जिसे सबसे ज्यादा जरूरत है उसकी मदद हो सकती है। सवाल यहाँ पर यही है कि सबसे पहले तो वीवीआईपी कल्चर खत्म होना चाहिए और उसके बाद अब एक ऐसा समय आ चुका है कि हमें यहाँ पर गंभीरता से सोचना चाहिए कि शिक्षा, स्वास्थ्य और इस तरह की जो बुनियादी सुविधाएं हैं उनको लेकर हमें पहले काम करना है, ना कि हम जात पात की बात करें, ना कि हम धर्म की बात करें, ना कि हम महिला पुरुष की बात करें। ये सब बातें सेकेंडरी होनी चाहिए। प्राथमिक जो बातें हैं वो ये होनी चाहिए कि किस तरह से हम आगे बढ़ सकते हैं। एक बार फिर से वापस आऊंगी जगदेव जी, यहाँ पर लगातार हम सवाल आज उठा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग को लेकर जो सवाल हमने उठाया है और जिसको लेकर बात हो रही है, आज ये समय की दरकार है, ये ज़रूरी है। मैं ये जानना चाहती हूँ कि अब जो हो गया वो हो गया, एक साल में हमने अनुभव भी ले लिया और आज हमने ये स्थिति भी देख ली। यदि हम आगे के भविष्य के बारे में बात करें तो आप क्या राय देना चाहेंगे, किस तरह से हम आगे बढ़ सकते हैं कि इस कल्चर को खत्म करें और एक बार स्वास्थ्य को लेकर हम सोचें? जगदेव जी, बड़ा सामयिक चर्चा आपने की है और स्वास्थ्य को प्रायोरिटी भी लेना चाहिए और पिछली गलतियों को सीख लेनी चाहिए, आगे भविष्य में तरह गलतियां ना हो। आज जिस तरह से सारे देश में महामारी फैली हुई है, सरकारी अस्पताल पूरी तरह फेल हो गए हैं, अब प्राइवेट में जाने की बात हो रही है। हमारा खुद का भी अस्पताल है, प्राइवेट अस्पताल है जिसे हॉस्पिटल, और बहू बेटा दोनों सरकारी तरह में डॉक्टर भी है। इस स्थिति को मैं समझता हूँ कि किस तरह से मरीज इधर उधर मारा घूम रहा, उसको इलाज नहीं मिल रहा, सरकारी स्थिति नहीं है कि बेड नहीं मिल रहे हैं। और जो संस्थान में कानपुर से बोल रहा हूँ, संस्थान घाट की स्थिति है, जो आज हमारे सामने परिस्थितियां हैं इनको हमें सीख लेनी चाहिए और भविष्य में ऐसी स्थिति न पैदा हो उसके लिए पूरे प्रबंध करने चाहिए। सरकार किसी भी हो, हमारी है तो हमारी जिम्मेदारी है, जिसकी सरकार उसकी जिम्मेदारी है। एक दूसरे को दोषारोपण से करने से कोई काम नहीं चलने वाला है, बल्कि विगत चीजों से एक सीख लेने से काम चलेगा। स्वास्थ्य बहुत जरूरी है और स्वास्थ्य विभाग सर्वोपरि होना चाहिए। जीवन है तो सब कुछ है, जीवन नहीं तो कुछ भी नहीं है, उससे बातें तो बाकी सारी चीजें होती हैं। मैं यही कहना चाहूंगा, एक चर्चा का विषय है, महत्वपूर्ण है। आज हर पार्टी राजनीतिक उद्देश्य से काम करने लगती है, राम के नाम लेगा, धार्मिक उन्माद फैलाने का। 5 राज्यों में भी चुनाव हो गए, बांग्लादेश भी जाके हमारे प्रधानमंत्री चुनाव की बात करते हैं। अमित शाह मास्क लगाते नहीं है, रोड शो होते हैं, रैलियां होती हैं। इन सच्ची जब दिखाई पड़ती सामने लगता है ये उचित नहीं है। ये इनको उदाहरण पेश करना चाहिए कि हम सत्ता में है, हम ऐसे आचरण करें तो विरोध पक्ष के लोग और आम जनता भी उसको आचरण करें। खाली आदर्श की बात करने से काम नहीं चलेगा, आचरण में लाना चाहिए, तभी हम दूसरे लोग उसका अनुसरण करते हैं। आज इतनी बड़ी भ्रामा है, लगातार लोगों की डेथ हो रही है। हम तो कह रहे मेरे अस्पताल में भी 8-10 लोग रोज कोरोना के आ रहे हैं। और कानपुर की स्थिति, लखनऊ की स्थिति, अभी तो आपने देखा अखिलेश यादव कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी हो गए हैं, सारे परिवार में लोग हो रहे हैं। इस समस्या से कैसे निदान हो, इसमें चाहिए विपक्ष को बैठ के बुलाना चाहिए, वैज्ञानिकों को बुलाना चाहिए, डॉक्टर को बुलाना चाहिए और समस्या जाए खाली। जी जगदेव जी, आपके पास वापस आऊंगी। हमारे साथ राजेंद्र द्विवेदी वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही साथ राम भदौरिया सीनियर ड्रगिस्ट भी हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले राजेंद्र जी आपके पास आऊंगी और यहाँ पर आज जो हम सवाल उठा रहे हैं कि देश में स्वास्थ्य व्यवस्था जो है उसको और मजबूत होना चाहिए, खास तौर से अब जब हमने कोरोना जैसी महामारी देख ली है। इससे पहले इस तरह की महामारी कभी नहीं आई थी। 100 साल पहले की हम बात करते हैं, उदाहरण देते हैं, स्पेनिश फीवर की बात होती है, लेकिन उसके बाद जितनी भी बीमारियां आई हैं उसे महामारी नहीं कहा जा सकता। वो बीमारियां आई हैं, धीरे धीरे उनका इलाज आया है। पोलियो एक ऐसी बीमारी थी जिसको लेकर काफी लंबे समय तक अभियान चलाना पड़ा है उसके बाद, लेकिन इतनी खतरनाक महामारी नहीं थी। कोरोना के बाद अब
ये समय की दरकार है, ये जरूरत भी है, ये आवश्यकता भी है कि हम गंभीरता से सोचें कि कहां पर हम खड़े हुए हैं और आगे आने वाले सालों में हमें किस तरह से प्लानिंग करनी चाहिए, किस तरह से अपने ढांचे को मजबूत बनाना चाहिए कि इस तरह की स्थिति पहले तो हम निपट सके आज जो स्थिति है, और उसके बाद यदि इस तरह की स्थिति भविष्य में आए तो हम कैसे उसका मुकाबला करेंगे। राजेंद्र जी, सबसे पहले यही सवाल का जवाब होगा कि क्या रणनीति होनी चाहिए और किस तरह से हमें प्लानिंग करनी चाहिए। थैंक यू टू के न्यूज, आपने मुझे बुलाया, अपना टाइम दिया और इस बहुत ही संवेदनशील मुद्दे पर मुझे आने का समय दिया। और देखो, कोरोना हो या कोई और महामारी, ये एक महामारी अभी आई, लेकिन जब आई महामारी उस समय तक हमारा जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर था वो बिल्कुल भी तैयार नहीं था। ना सरकार ने पिछली, मैं एक बहुत ही सदा का आंसर दूंगा, मैं ना किसी पार्टी वाइज बोलूंगा ना किसी का, बट मैं पिछली सरकार हो चाहे करंट की सरकार हो, ना किसी ने भी स्वास्थ्य को विभाग को कभी एक ऐसा लिया नहीं कि उनके लिए एक लायबिलिटी रहा, उनके लिए एक्सपेंस रहा, वो कभी एसेट बन नहीं पाया। आज का पूरे यूपी हो, इंडिया, मैं ओवरऑल इंडिया की बात करूंगा, इंडिया में कहीं बेड्स नहीं है, प्राइवेट हॉस्पिटल फुल है, आप कहाँ ले जा रहे हैं हम लोगों को अपने, कहाँ जी लोगों को, जी कोविड के मरीजों को जमीन पर लिटा दिया जा रहा है। यदि किसी की डेथ हो जा रही है तो लाशें 2-2 दिन तक पड़ी हुई हैं। जो पिछले साल अस्थायी अस्पताल बने हुए थे उन सबको फिर से खत्म कर दिया गया। एमपी में तो टेस्टिंग भी बंद हो गई थी। ये तमाम ऐसी चीजें हैं जिनका अनुभव हमें मिला, हम उनका फायदा ले सकते थे, लेकिन हमने उनको वहीं छोड़ दिया और एक बार फिर से हम जीरो से शुरुआत कर रहे हैं। नहीं मैडम, देखिए इसमें क्या है, सरकार का जितना हाथ है उसमें कहीं ना कहीं लोगों ने भी लापरवाही की। पहला वेव आया चाइना की वजह से, दूसरा वेव आया अपने लोगों की लापरवाही की वजह। ये तो सरकार को भी मानना पड़ेगा, अपने लोगों को भी मानना पड़ेगा, इस पे आप कोई डिनाई नहीं कर सकता। चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, किसी ने भी नहीं दिया। सबको अपनी रैलियां करनी थी, सबने अपनी रैलियां की, जिसको जो करना था। आज यूपी के अंदर, मैं यूपी का मैं भी वासिंदा हूँ, मैं यूपी का रहने वाला हूँ, मैं आज गुजरात से बैठ के आपको लाइव डिबेट में आया हूँ। क्यों? क्योंकि मैं 10 साल से मैन्युफैक्चरिंग, दवा मैन्युफैक्चरिंग, तो अभी आपके यहाँ यूपी में एक अच्छी कंपनी नहीं। अभी मैं सुन रहा था, हेलो जी जी, अपनी बात पूरी करें आप। क्या नहीं, अभी मैं बोल रहा हूँ, अभी एक अपने यूपी में एक कोई कंपनी नहीं जो देश बना सके, उसकी कैपेसिटी नहीं है। 24 करोड़ की आबादी हम रखते हैं, क्या इस दिन के लिए हम बैठे थे? हम गुजरात से 2 लाख ऑर्डर दे रहे हैं, 20 से 25 हजार के लिए चैपर भेज रहे हैं, तो क्या कहाँ पे ले गए थे स्वास्थ्य विभाग को? आपने कभी सोचा था कि ऐसी लास्ट टाइम पे भी रेमडेसिविर जरूरत पड़ रहा था, आपने सोचा? नहीं किया। क्यों नहीं किया? आपको लगा ही नहीं कि जी आप आज ये जो अभी 2 लाख का ऑर्डर, ऐसा मैं न्यूज में देखा कि 2 लाख का। जी राजेंद्र जी आपके पास वापस राम जी आपके पास वापस आती हूँ। राजेंद्र जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी राजेंद्र जी, आपसे मेरा सवाल ये है कि स्वास्थ्य विभाग की तो हम बात कर रहे हैं, अनुभव की भी हम बात कर रहे हैं, लेकिन लॉकडाउन की यदि अब मैं बात करूं तो पहले नाइट कर्फ्यू आया, उसके बाद रविवार के लॉकडाउन की बात हो रही है। हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे, कहीं ऐसा तो नहीं कि लेट हो जाएगा और स्थिति बहुत खराब हो जाएगी? जी राजेंद्र जी, आपसे सवाल है मेरा, कहीं हम लॉकडाउन लगाने में देरी तो नहीं कर रहे उत्तर प्रदेश में? राजेंद्र द्विवेदी जी, जी राजेंद्र द्विवेदी जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? आपसे सवाल है मेरा। मुझे यहाँ पर ब्रेक का एक इशारा मिला है। ब्रेक के बाद जब मैं वापस आऊंगी तो मेरा सवाल यही रहेगा कि हम धीरे धीरे नाइट कर्फ्यू के लिए पहले आगे बढ़े, फिर उसकी समय अवधि को बढ़ाया गया, उसके बाद अब रविवार के लॉकडाउन की बात हो रही है। क्या पूर्ण लॉकडाउन के लिए देरी तो नहीं हो जाएगी? कहीं ऐसा तो नहीं कि स्थिति जब बहुत खराब हो जाए तो हम इसे मिलकर संभाल ही ना पाए? इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार। कोरोना फिर लौट आया है। इस बार युवाओं को ज्यादा खतरा है। दिल्ली में 65% केस 45 वर्ष से कम उम्र के लोगों के हैं। मजबूरी यह है कि युवाओं को घर से बाहर निकलना ही पड़ता है, क्योंकि उन्हें माता पिता और अपने बच्चों का ख्याल रखना है।
घर के लिए पैसे का इंतज़ाम करना है। इस चक्कर में कुछ लापरवाही हो रही है। मैं अपने युवा भाई बहनों को कहना चाहता हूं कि कोरोना को लेके बिल्कुल लापरवाही ना करें। मामूली लक्षण हो तो जांच जरूर कराएं। दिल्ली सरकार के अस्पतालों में टेस्ट बिल्कुल मुफ्त हो रहे हैं। और हाँ, 45 वर्ष से ज़्यादा उम्र के लोग वैक्सीन जरूर लगवाएं। हमने आपके लिए 24 घंटे सरकारी अस्पताल खोल दिए हैं। युवा अपनी जिम्मेदारी समझें। इस मुश्किल वक्त में उनके परिवार को सबसे ज़्यादा उनकी ज़रूरत है। दूरी बनाएं, हाथ सैनिटाइज करें और मास्क ज़रूर पहनें। पिछले 1 साल में 3 बार हम दिल्ली वालों ने कोरोना को हराया है। इस बार फिर हराएंगे। मैं और पूरी दिल्ली सरकार हर वक्त आपके साथ हैं। कोरोना हारेगा, हम जीतेंगे। जय हिंद। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपनेपन की ढूंढता औरों की ज़मीं पर। मेरी माटी की ये जुबान, मेरी माटी की ये जुबान है मुझसे दूर मीलों दूर, पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का नूर नूर और नूर। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। चिप्सीज, दोस्ती का नया फंडा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से चर्चा पर वापस लौटते हैं और आज हम बात कर रहे हैं कि देश की आज़ादी के इतने सालों बाद भी हम स्वास्थ्य की कमियों को लेकर जूझ रहे हैं और इसमें गलती हमारी ही है, क्योंकि हमने तमाम मुद्दों पर बात ज़रूर की है लेकिन स्वास्थ्य को लेकर, अस्पतालों को लेकर कभी मांग नहीं की है। यही वजह है कि आज जब इस तरह की महामारी सामने आई है तो हमारे पास संसाधनों की कमी है और संसाधनों की कमी की वजह से भयानक तस्वीरें हमारे सामने आ रही हैं। चर्चा पर वापस लौटते हैं। राजेंद्र द्विवेदी जी, वरिष्ठ पत्रकार, भी चर्चा में हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले तो आपको स्वागत है। राजेंद्र जी, आपसे मैं ये जानना चाहूंगी, सवाल मेरा वही आता है फिर से कि हमने इतने सालों में सब कुछ मांगा लेकिन कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग का जो ढांचा है, स्वास्थ्य को लेकर जो हमारा ढांचा है, उसमें कमी रही है। दुनिया के तमाम देशों की यदि हम बात करते हैं, विकसित देशों से हमने इस मामले में कोई सबक, कोई सीख नहीं ली। आपका क्या कहना है? प्रियंका जी, देखिए ऐसा है, हर चीज का इलाज होता है। यहाँ जो 11 टीम बनी है उत्तर प्रदेश में खास करके, उसमें कोई भी डॉक्टर नहीं। तो हेल्थ से जुड़ी सर्विसेज, हेल्थ पे क्या आवश्यकता है, क्या नहीं है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बनेगा, वो ब्यूरोक्रेट थोड़ी बना पाएगा। सबसे बड़ी दिक्कत, सबसे बड़े मूल जड़ में तो ये IAS अधिकारी हैं। उत्तर प्रदेश में राजधानी में देखिए जो स्थिति बनी हुई है, तो उसके लिए जिम्मेदार मेन बात ये होता है कि पॉलिटिकल विल पावर की कमी भी है और अनुभवहीनता है। दूसरी कारण नौकरशाह उनको घेर लेते हैं और नौकरशाह जो होता है वही मास्टर ऑफ ऑल बन जाता है, वही सिंचाई व्यवस्था करता है, वही हेल्थ की व्यवस्था करता है, वही सारी, तो वो अपने निगाह से देखता है। अब जैसे डॉक्टर साहब अभी कह रहे थे कि डॉक्टर साहब जिस हॉस्पिटल में रहते उसी में उनको जांच कराने के लिए दिक्कतें हो रही थी। डॉक्टर को फर्स्ट फ्रंट पर तो रखा गया है लेकिन उनकी स्थिति जो है बहुत बुरी है, उनको काम मेन उसमें रखा नहीं जा रहा है। अब ये अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात होती कि कैसे इलाज होगा, क्या तो उसको डॉक्टर बताएगा, ये सब थोड़े बताएगा। टीम 11 यूपी में हो चाहे दिल्ली में हो, जो भी बैठकें होती हैं इसमें IAS अधिकारी अपने हिसाब से बात करता है और नेता उसी की सुनता है। इसलिए अगर इसको सुधारना है, मेरा एक यहाँ पर ये भी सवाल होता है कि कहीं ना कहीं जो हमारा डिपार्टमेंट है या हमारी जो मंशा है उसमें भी कमी होती है। हमारे देश में ही
चाहे हमसे, मैं यहाँ पर नाम लूंगी, सेना की यदि हम बात कर लेते हैं तो सेना के मैनेजमेंट की यदि हम बात करते हैं तो मैनेजमेंट इतना अच्छा है कि वहां पर सिपाहियों को दोनों टीके लगे हैं, आसानी से कोशिश की गई है। और यहाँ जब हम हॉस्पिटल्स की बात करते हैं, फ्रंटलाइन वर्कर्स की बात करते हैं, पुलिस विभाग की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं कमी सामने आती है। तो जब एक ही देश में सेना के जवानों को पूरे मैनेजमेंट पूरे तरीके से लग सकता है तो डॉक्टर को क्यों नहीं लग सकता, पुलिस विभाग में क्यों नहीं लग सकता है? तो कहीं ना कहीं कमी पूरी एक विभाग में भी होती है और यही वजह है कि एक डिपार्टमेंट अच्छा काम करके आगे बढ़ता हुआ दिखाई देता है और दूसरे डिपार्टमेंट में इस तरह की कमियां नजर आती हैं। विभाग वही काम करेगा जो जी राम भदौरिया जी, आपके पास आऊंगी मैं। और जिस तरह से हम लगातार स्वास्थ्य को लेकर कमियों की बात कर रहे हैं, रेमडेसिविर की यहाँ पर बात करूंगी, काफी भारी मात्रा में कमी आई है और अब उसके बाद जो कमी आई है उसके लिए मांग की गई है। किस तरह से इस मांग को पूरा किया जाएगा और कितनी कमी है, मैं आपसे जानना चाहूंगी। जी राम भदौरिया जी, राम भदौरिया जी। हेलो, हाँ, आपका यूपी में तो कमी रहे क्योंकि आपके पास इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं कि आप रेमडेसिविर मेडिसिन बना सको आप। हेलो, जी अपनी बात पूरी रखें आप। हाँ, तो रेमडेसिविर को जो बनाने का इंफ्रास्ट्रक्चर यूपी में है ही नहीं ना। पिछली सरकारों ने ध्यान दिया ना, अभी 4 सरकार ने भी ध्यान नहीं दिया। पिछले साल रेमडेसिविर कमी पड़ा था, इन्होंने भी कहीं से गुजरात से मंगा लिया या आंध्रा से मंगाया। तो 2-3 कंपनियों का नाम नहीं लेना ठीक नहीं रहेगा। वो कंपनी से हम मंगा रहे हैं। अभी भी क्या है, आपने 2 लाख का ऑर्डर किया गुजरात की कंपनी में से, वो कहाँ से आप मंगा रहे? क्या आपके पास रेमडेसिविर कैपेसिटी है? किसी भी यूपी में ना इंडस्ट्रियलिस्ट आगे आ गया, ना कोई गवर्नमेंट आगे आई कि आप रेमडेसिविर बनाते, वेंटिलेटर आप बनाते नहीं है। आपको क्या है, सिर्फ और सिर्फ थोड़ा बहुत जो इंफेक्टर डॉक्टर साहब देखो खांस रहे, अगर कल इनको बोला जाता कि डॉक्टर साहब को कि रेमडेसिविर देना है तो रेमडेसिविर इनके लिए भी मुश्किल पड़ जाएगी क्योंकि आप मैन्युफैक्चरर नहीं है पीने में। और कोई भी राज्य अपनी जरूरत पूरी करने के बाद ही रिलीज करने वाला है। में सरकार को सोचना पड़ेगा, को सोचना पड़ेगा और कहीं ना कहीं सोशल जिम्मेदारी होती है इंडस्ट्रियलिस्ट की, उनको भी आगे आना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ सरकार के भरोसे बैठ जाए आप। और रेमडेसिविर हो या दूसरा इंजेक्शन हो, इंजेक्शन के नाम पे यूपी बहुत जीरो बनाने मैन्युफैक्चरिंग में। जी बिल्कुल। राजेंद्र जी, एक बार फिर से आपके पास आऊंगी यहाँ पर मैं। और जिस तरह से राम जी का कहना है कि यूपी में कोई व्यवस्था ही नहीं है, गुजरात में बन रहे हैं इंजेक्शन और उसके बाद गुजरात से सप्लाई हो रही है, जबकि जब सरकारों की हम बात करते हैं या फिर जब पिछले साल के अनुभव की बात करते हैं तो हर बार यही होता है। प्रशासन की यहाँ पर बात हो रही है। सबसे पहले तो ये बात हुई है कि वोकल फॉर लोकल की जो बात हमने की है, कहीं ना कहीं उसमें कमी आई है। जिस तरह से पिछले साल लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे थे, शायद कहीं ना कहीं कमी रह गई है और जो ज़रूरतें थी उसे हम एक बार फिर से पूरी नहीं कर पा रहे हैं। दूसरी बात, जो हमारे पास मौजूद है, जिन अस्पतालों की हम बात कर रहे हैं, सरकारी अस्पतालों में जिस तरह डॉक्टर कह रहे हैं दिल्ली में, राम मनोहर लोहिया में, कि उन्हें खुद 1 घंटा इंतजार करना पड़ रहा है, ये तो राम मनोहर लोहिया की बात होगी। प्राइवेट अस्पतालों की यदि हम बात करें तो वो बिल्कुल व्यापार का अड्डा बन चुका है। वहां पर वो पहले देखते हैं कि कितना बिल आ रहा है और उसके हिसाब से पेशेंट्स को ट्रीट किया जा रहा है। यही वजह है कि कोविड पेशेंट की जब बात आ जाती है, पॉजिटिव कोई पेशेंट आ जाता है तो वो सीधे उस कमरे में जाना ही बंद कर देते हैं। फिर मरीज को दवाई मिल रही है कि नहीं मिल रही है, मरीज को खाना मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, मरीज दम तोड़ रहा है या नहीं तोड़ रहा है, इस मामले में प्राइवेट अस्पतालों को मरीजों से कोई लेना देना, कोई सरोकार नहीं है। राजेंद्र द्विवेदी जी। प्रियंका जी, यही मैं कहना चाहता हूं कि कोविड के संकट तो पिछले 1 साल से चल रहा है। स्वास्थ्य सेवाओं का इंफ्रास्ट्रक्चर जो बनाने का है कि स्वास्थ्य सेवाएं कैसे अवेलेबल कराई जाएं, वो डॉक्टर्स बताएगा, डॉक्टर महकमा बताएगा। राजेंद्र जी, मैं आपके पास जी आप अपनी बात पूरी करें। मैं ये कहना चाहता हूं कि स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर सबसे ज्यादा जिम्मेदारी जो होती है, नौकरशाहों ने इसको बर्बाद कर दिया। अपने हिसाब से वो सब चयन करते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में 16 मेडिकल कॉलेज खुल गए, बिल्डिंगें बन गई हैं,
इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ बिल्डिंग बनाने के बाद डॉक्टर्स नहीं है, डॉक्टर्स की स्थिति है। अब यहाँ लखनऊ के राम मनोहर अस्पताल इंस्टीट्यूट का बता रहा हूँ, 35 डॉक्टर जो थे प्रांतीय सेवा के, पीएमएस सेवा के, उनको हटा दिया गया कोरोना समय में, जबकि अब आईएएस के तहत निर्णय करके कुल मिलाकर मेरा कहने का मतलब ये है कि ये कोरोना 1 साल से आ रहा है, ये तो पहला नहीं, इस तरीके से पता नहीं कितनी बीमारियां आएंगी। अब इसमें डॉक्टरों का जो विशेषज्ञ हैं, जो वैज्ञानिक हैं, उनके नजरिए से अगर देखेंगे तभी इसका सोल्यूशन होगा, पॉलिटिकल नजरिए से नहीं होगा, ना नौकरशाहों के नजरिए से होगा। आज की जो स्थिति बनी हुई है, इनमें डॉक्टरों की, वैज्ञानिकों की, उनसे राय लें कि कैसे हो पाएगा। यूपी उत्तर 24 करोड़ की आबादी में एक भी जो है कोई इंस्टीट्यूट मतलब नहीं है जो प्रोडक्शन का और मेडिसिन से संबंधित है। हर चीज की कमी महसूस हो रही है, आवश्यक दवाओं की महसूस हो रही है। तो ये तभी हो पाएगा जब ये प्रोफेशनल डॉक्टर्स, वैज्ञानिक उनके नजरिए से देखेंगे। 11 टीम या नेता ये लोग नहीं कर पाएंगे। ये लूट करते हैं केवल, और खरीद फरोख्त में लूट करते हैं, हर स्तर पर लूट करते हैं। इनके अपने निश्चित जो है एजेंसियां होती हैं जिसे खरीद फरोख्त करते हैं, इनके अपने जितने फैक्ट्रीज होती हैं। उत्तर प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए या देश में बनाने के लिए आबादी के हिसाब से, डॉक्टरों के नजरिए से, वैज्ञानिकों के नजरिए से देखेंगे। लेकिन अब ये तो कोरोना 1 साल से चल रहा है, आने वाले दिनों में और भयावह स्थिति होगा। अगर इस पर भी नहीं सचेत देंगे तो बहुत बुरा हाल होगा। ये एक दिन का काम नहीं है। अभी भी आज कोई चीज शुरू करेंगे, और लखनऊ के जितने हॉस्पिटल्स हैं, चाहे मेडिकल कॉलेज हो, मेडिकल कॉलेज में कोई कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं पिछले 20 साल से देखता हूँ, तो जो आता है कोई फैकल्टी की तरफ नहीं ध्यान दे रहा है। लोहिया इंस्टीट्यूट ना हॉस्पिटल रह गया है, ना मेडिकल कॉलेज बन रहा है। उत्तर प्रदेश के 16 जिला अस्पतालों को मेडिकल कॉलेज, ना जिला अस्पताल रह गए, ना मेडिकल कॉलेज रह गए। ये अधिकारी फंड ला करके दिखा देंगे इतने करोड़ रुपए मैंने दे दिया, केवल निर्माण काम में लगे, बिल्डिंगों के निर्माण के काम में ना डॉक्टर्स बना पा रहे हैं, ना पैरामेडिकल को प्रॉपर ट्रेनिंग दे पा रहे हैं, केवल बिल्डिंगें बना रहे हैं। राजेंद्र जी मैं आपके पास वापस आऊंगी। इसी बीच हमारे सामने बड़ी खबर आ रही है कोरोना को लेकर, जहां पर कोरोना हेल्पलाइन मदद की बजाय देती है मरने की सलाह। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हेल्पलाइन में मौजूद कर्मचारियों ने किया मानवता को शर्मसार। मरीज से फोन पर अपशब्द कहते हुए कहा गवार। बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष के बेटे ने लिखा मुख्यमंत्री को पत्र। बड़ी खबर कोरोना से जुड़ी हुई यहां पर कोरोना हेल्पलाइन मदद की बजाय मरीज को मरने की ही सलाह देती नजर आ रही है। हेल्पलाइन में मौजूद कर्मचारियों ने मानवता को शर्मसार किया है। संवेदनशीलता की कमी यहां पर दिखाई दे रही है। मरीज से फोन पर अपशब्द कहते हुए मरीज को गंवार तक कह दिया गया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता मोहम्मद शफी लखनऊ से। जी मोहम्मद शफी, जिस तरह से ये खबरें आ रही हैं कि कोरोना हेल्पलाइन में मदद की बजाय मरने की सलाह दी जा रही है और जो पेशेंट है उसको गंवार तक कह दिया जा रहा है, क्या है ताजा अपडेट आपके पास? जी बिल्कुल, मैं बता दूं कि बीजेपी के लखनऊ के महानगर के पूर्व अध्यक्ष मनोहर सिंह के पुत्र ने सीएम योगी को पत्र लिखकर अपनी पीड़ा व्यक्त की है। उन्होंने बताया है कि कोरोना हेल्पलाइन के लिए जब मदद के लिए फोन किया जाता है तो वहां से उनको मदद के बजाय ये कहा जाता है कि आप मर जाइए जाके। बिल्कुल ये इंसानियत को शर्मसार करने वाली जो ऑडियो, ये रिकॉर्डिंग सामने आई है, ये वायरल हो रही लगातार। ये बीजेपी के महानगर पूर्व अध्यक्ष मनोहर सिंह के बेटे हैं, जिन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर अपनी पीड़ा व्यक्त की है। जी इसके साथ ही साथ अब जब इस तरह की घटना सामने आई है तो क्या कुछ इस पर कार्रवाई अधिकारियों ने की है? क्या कुछ एक्शन लेंगे जिस तरह से जिस व्यक्ति ने इस तरह के अपशब्दों का प्रयोग किया है? जी बिल्कुल, अभी पत्र सामने आया है, ऑडियो वायरल हुआ है, लगातार जो अधिकारी हैं वो भी संज्ञान ले रहे हैं, लगातार बात कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी वजह है कि जिस तरीके से जनता परेशान हो रही है, सड़कों पर लगातार परेशान हो रही है, बैकुंठ धाम हो या कब्रिस्तान हो या अस्पताल हो, लगातार सभी जगह लाइनें लगी हुई है, बेड खत्म हो चुके हैं और प्रशासन दावे करता है ये सारी चीजें सही कर दिया है। जब बीजेपी के जो महानगर अध्यक्ष रह चुके हैं पूर्व, जब उनकी मदद नहीं की जा रही है, पूर्व जज रह चुके हैं, उनकी पत्नी बिना इलाज के उनकी मृत्यु हो जाती है और घर पे डेड बॉडी पड़ी रहती है, उसको उठाने वाला नहीं कोई मिलता है। तो जिस तरीके से लापरवाही लगातार प्रशासन की सामने आ रही है, तो ये जरूर अब प्रशासन को देखना होगा कि जिस तरीके से इनके अधिकारी हैं जो बात करते हैं, इतनी इस तरीके की बात सामने आती है कि अगर इलाज नहीं मिल पा रहा है तो मर जाओ। बिल्कुल इस पर एक जरूर बड़ी से बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और सरकार फिलहाल इस पर संज्ञान ले रही है।
जी बिल्कुल, इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और चर्चा पर एक बार फिर से हम वापस लौटेंगे। और जिस तरह की खबर सामने आई है, एक बार फिर से मानवता को शर्मसार कर देने वाली खबर है। पंकज जी, इस खबर के बाद में आपके पास आऊंगी। जिस तरह की खबर आई है, हम स्वास्थ्य विभाग की बात कर रहे थे, अब एक नया मामला सामने आया है। वो मामला ये सामने आया है कि जिन जिम्मेदारों को बिठाया गया है उन पदों पर कि वो इस मुश्किल की घड़ी में किसी तरह जनता का सहारा बनेंगे, उनको ढांढस बंधाएंगे, उन्हें धैर्य देंगे और उनकी सहायता करेंगे, वो ही उन्हें गवार कहते हुए नजर आ रहे हैं। जी राजेंद्र जी, आपसे मेरा सवाल है कि अब इस तरह की जब घटना सामने आती है, हम स्वास्थ्य विभाग की बात कर रहे थे, यहाँ तो जो जिम्मेदार बैठे हैं ये उल्टा मरीजों को ही गवार कह रहे हैं। मैंने प्रियंका जी मैं बता रहा हूँ, मनोहर सिंह जिनके बेटे के साथ घटना हुई, मनोहर सिंह बहुत पुराने भाजपा के वर्कर हैं और वो फाउंडर सदस्य हैं बीजेपी के, इतने पुराने हैं। उनको मैं जानता हूँ पर्सनली, वो 95 से और 90 से सभासद रहे हैं और अध्यक्ष रहे हैं। उनके बेटे के साथ यहाँ तो जज की पत्नी मर जा रही है, एम्बुलेंस नहीं मर रहे, यहाँ के साहित्यकार की डेथ हो जा रही, नहीं मिल रहे। ये जो वहां पर बैठा हुआ है, जो मिसबिहेव कर रहा है, उसकी भी मनोदशा को समझिए। ये नौकरशाहों ने जो ड्यूटी लगाई जिस तरीके से, मैं कई बच्चों को जानता हूं जिनको बैठा दिया जाता है 12-12 घंटा, 8-8 घंटा, उनसे कोई पूछा नहीं जा रहा है। नौकरशाहों ने जो जिलाधिकारी यहाँ लखनऊ के हैं, उनके और सीएमओ साहब, इन दोनों को तो जेल भेजना चाहिए जो अत्याचार लोग कर रहे हैं। जो कर्मचारी मिसबिहेव कर रहा है उसकी मनोदशा समझिए। मैं बता रहा हूँ, मैं 10 बच्चे को मैं जानता हूँ जो ड्यूटी कर रहे हैं इस समय कोरोना की ड्यूटी में, उनके साथ भी व्यवहार हो रहा है। तो वो अपने परेशानी में होंगे तो इस तरह व्यवहार करेंगे। प्रॉपर वे में जो उपयुक्त हैं उनको बैठाया नहीं जा रहा है। कोविड के में जिनकी ड्यूटी लगाई जा रही है, सीनियर्स लोग जा नहीं रहे हैं, जूनियर्स को संविदा वालों को भेज दिया जा रहा है। तो उनकी स्थिति भी समझिए। जो पूरी जिम्मेदारी इन लोगों को प्रॉपर वे काम नहीं होने दे रहे हैं। और ऐसे नहीं, तमाम अधिकारियों के साथ भी मिसबिहेव हो रहा है, नेताओं के साथ हो रहा है, साहित्यकारों के साथ, पत्रकार, 1 दर्जन से अधिक पत्रकार, करीब 6 से ज्यादा हमारे मृत्यु हो चुकी है, निधन हो चुका है। आज भी एक पत्रकार के सीनियर हमारे डेथ हो चुकी है। किसी की नहीं सुनवाई हो रही। प्रॉपर में जितने नंबर दे रहे हैं, किसी का नंबर नहीं उठ रहा है। पर्सनल मुख्यमंत्री जी फोन करते हैं कि भाई सभी डीएम को सीओजी उठाने चाहिए। लखनऊ के सीओजी हमेशा लैंडलाइन पर उठता है, उसका कनेक्टिविटी कभी नहीं उठाते हैं। और यही नहीं, डीएम के साथ साथ एलडीए की भी जिम्मेदारी है। तो उसमें डरावने और कमाऊ दोनों एक साथ नहीं चल सकता है। इनके पास अफसरों की टोटा पड़ा हुआ, कुल मिलाकर प्रबंधन में। जी, आपके पास वापस आऊंगी। डॉक्टर मनीष, अगला सवाल आपसे मैं यहाँ पर करना चाहूंगी। आप राम मनोहर लोहिया के अंदर क्या कुछ हो रहा है उसकी स्थिति को आपने बयां किया है। मेरा सवाल ये है कि डॉक्टर्स की जब हम बात करते हैं और डॉक्टर्स के साथ जो नर्सेस का स्टाफ होता है, हॉस्पिटल का जो स्टाफ होता है, क्या कभी इस तरह की ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है कि जब मरीज आएगा, मरीज परेशान होगा तो उसे किस तरह से ट्रीट करना है, उसे किस तरह से ढांढस बंधाना है? क्योंकि आज की स्थिति में जब ये मामला सामने आ रहा है तो इसमें साफ तौर पर संवेदनशीलता की कमी दिखाई दे रही है। अच्छा क्वेश्चन आपने रेज किया है। मैं इस बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि देखिए, 5 साल की होती है, इसमें 1 साल की इंटर्नशिप होती है। इसमें सभी डॉक्टर्स को काफी अच्छे से ये सब चीजें, जो मरीजों के साथ कैसे बिहेव करना है, ये सब चीजें, इस तरह की सारी चीजें सिखाई जाती है। ऐसा कुछ है नहीं वो सब चीजें नहीं सिखाई जाती, हर एक डॉक्टर को ये सब चीजें सिखाई जाती है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँ, लेकिन मनीष जी, ऐसा लगता है कि वो ट्रेनिंग में सीखते जरूर है, लेकिन जब धरातल पर बात आती है तो अमल में नहीं लाया जाता है। हाँ मैडम जी, मैं इसके बारे में भी आपको बोलना चाहूंगा। देखिए, कुछ इशू मैंने भी देखे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं हमेशा ही डॉक्टर्स का इस बारे में सपोर्ट करूंगा। अगर कोई डॉक्टर अगर कोई डॉक्टर गलत कर रहा है, असंवेदनशील बातें कर रहा है, या फिर वो किसी पेशेंट के साथ गलत कर रहा है, तो हम उनके अगेंस्ट है, हमारे एसोसिएशन उनके अगेंस्ट है, हम उनका सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं करेंगे। और ना हम, और दूसरी बात मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि देखिए, बहुत बार ऐसा होता है कि डॉक्टर्स को जो मरीज होते हैं, बार बार वो डॉक्टर्स अपनी ड्यूटी कर रहा होता है और उसको बार बार वो डॉक्टर काफी बार उसको परेशान, डॉक्टर्स को जो पेशेंट है वो काफी बार उसको परेशान कर देते हैं, उसको उसकी ड्यूटी में दखल करते हैं। जैसे आपने पिछली बार देखा होगा, अंजना ओम कश्यप जी आईसीयू में घुस गई थी। हमारे डॉक्टर कृष्ण कांत जी जो सफदरजंग हॉस्पिटल से थे, जो अभी बिहार में पोस्टेड थे, मैं उनको पर्सनली भी जानता हूँ, उनके सामने माइक लगा के उनसे पूछ रहे हैं कि आप इलाज कैसे कर रहे हैं। ये कोई तरीका थोड़े हुआ, ये भी तो तरीका नहीं हुआ ना। अब डॉक्टर उस टाइम में इरिटेट होकर कुछ भी बोल देता है। अब ये बात तो आप भी समझ सकते हैं कि बेचारा वो पेशेंट को बचाने में लगा हुआ है, उसके लिए पेशेंट की जान ज्यादा जरूरी है। अगर वो बंदा उसे इरिटेट कर रहा है बार बार, कई बार दिमाग में कुछ समझ नहीं आती है चीजें, कई बार
एकदम आपके पास इतनी जान बचाने का स्ट्रेस होता है, इतनी जान आप बचाने चाहते हैं और इतने बार लोग आपको जानबूझ के इरिटेट कर रहे हैं। कई बार मैं मानता हूँ कई बार निकल जाता है जो कि नहीं निकलना चाहिए, उस पर डॉक्टर्स को कंट्रोल करना चाहिए। और हम भी हमारे डॉक्टर्स भाइयों से यही अपील करते हैं कि कोरोना महामारी में देखिए काफी लोग शहीद हो रहे हैं, काफी लोग गरीब आ रहे हैं, उनसे बस आप प्यार से बात कर लीजिए, वही उनको काफी ढांढस मिलेगा। उनको कम से कम ये जरूर लगेगा कि हमारे लिए डॉक्टर कुछ कर रहे हैं। देखिए किसी मरीज को बचाना ना बचाना वो बाद में लास्ट में ऊपर वाले तक जाती है। डॉक्टर बस एक अपना एफर्ट लगा सकता है, अपनी नॉलेज का यूज करके, अपना पूरा सहयोग करके, पूरा अपना नॉलेज का यूज करके उस पेशेंट को बचाने के लिए जीवन लगा सकता है। बाकी देखिए कई बार पेशेंट बच जाते हैं, क्रिटिकल होते हैं, वो नहीं बच पाते, इसमें आप डॉक्टर को दोष दे रहे हैं, वो बहुत गलत है। जैसा कि मारपीट के इशू कितने आ रहे हैं। जी, मैं किसी को दोष नहीं दे रही, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि हम सबको अपने कार्य के अनुसार ये देखना चाहिए कि मामला क्या है, स्थिति क्या है, स्थिति के हिसाब से हमें ये डिसाइड करना चाहिए कि हमें किस तरह से बिहेव करना है, किसी के साथ भी किस तरह का हमारा व्यवहार होना चाहिए। चाहे वो फ्रंटलाइन वर्कर की बात हो, चाहे किसी की भी बात हो। डॉक्टर शैलेंद्र जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी डॉक्टर शैलेंद्र जी, यहाँ पर मैं ये आपसे जानना चाहूँगी कि लगातार बात हो रही है, पिछले साल जब अस्थायी अस्पताल बहुत सारे बनाए गए थे, तो आपको क्या लगता है कि वो अस्थायी अस्पतालों को इतनी जल्दी बंद कर दिया गया है? गलती हो गई हमसे, अगर वो बने होते तो आज शायद आसानी से हम मरीजों को देख पा रहे होते। ये बात बिल्कुल सही है कि जिस तरीके से प्रियंका जी 4 महीना पहले, 3 महीने पहले जो हमारे एक्सपर्ट थे, जो स्वास्थ्य सेवाओं के लोग जो जानकार थे, उन्होंने कहा था कि दूसरी या तीसरी लहर होगी और वो बड़ी घातक होगी। लेकिन ठीक है, जनता ध्यान नहीं दे पा रही थी। जो सरकारें सत्ता में बैठी थी उन्हें ध्यान देना चाहिए था कि अगर दूसरी और तीसरी लहर आने की संभावना है, दुनिया में आ भी रही है, वो घातक होगी, तो हमने उसके लिए क्या तैयारी की। हमारे पास इंजेक्शन नहीं, हमारे पास ऑक्सीजन नहीं, हमारे पास बेड नहीं, और हम अगर डॉक्टरों को कोच रहे हैं तो हम आधा अधूरा काम कर रहे हैं। अब आज की तारीख में अगर हमारी तैयारी अच्छी होती तो हम लड़ रहे होते। हम ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि 8 बजे तक बंद करें कि 7 बजे तक बंद करें, कि ट्रेन चलाएं कि नहीं चलाएं। हमारी कोई तैयारी हुई नहीं, और इतनी बड़ी महामारी दुनिया में थी तो हमारी तैयारी होनी चाहिए थी, और इसके लिए सरकार को काम करना चाहिए। मैं आज इस विषय पर, महामारी पर, मैं कोई राजनीतिक बयान नहीं देना चाहता, लेकिन जो करना है सरकार करना। आज देश के प्रधानमंत्री और जो इनके पास जेब में कुछ पैसा, वो तो प्राइवेट अस्पतालों में जा रहे हैं, जैसा कि आप सभी कह रहे हैं कि वहां पर एक तरीके से पुलिस डकैती पड़ रही है उसकी जेब पर। लेकिन जिनके पास पैसा नहीं वो कहाँ जाए? सरकारी अस्पताल में न दवा है, न बेड है, सरकार और महंगे अस्पतालों में जाने के पास पैसा नहीं है इतने बड़ी मात्रा में। तो देश के प्रधानमंत्री क्यों नहीं कहते हैं कि जिसके पास आयुष्मान योजना का कार्ड, उसको हम इलाज देंगे, वो जाए, उनका इलाज होना चाहिए। वो क्यों नहीं कहते जो कोविड का पॉजिटिव मरीज आएगा उसको आर्थिक सहायता दी जाएगी, उसको अस्पतालों में, प्राइवेट अस्पतालों में इलाज दी जाएगी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अब जो कुछ भी जिम्मेदारी है, वो जिम्मेदारी सरकार को निभानी पड़ेगी। सबसे पहले जो इस व्यवस्था को देख रहे हैं उनको देखना पड़ेगा। सरकार किसी की भी हो, देश में जो सरकार है, प्रदेश में जो सरकार है, मध्य प्रदेश में जिसकी सरकार हो, महाराष्ट्र में जिसकी सरकार हो, उसकी जिम्मेदारी बनती है कि जो गरीब आदमी पीड़ित होकर के घर में पड़ा, सड़क पे। ठीक है डॉक्टर शैलेंद्र जी, ठीक है। जगदेव जी, आपसे भी मैं फाइनल कमेंट चाहूंगी कि अब हमें क्या करना चाहिए। जो हो गया है वो तो हो गया है, लेकिन आगे की रणनीति के बारे में यदि हम सोचे तो हमें किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए, क्या राय है आपकी? कुंभ का, रैली का महिमा मंडन जी जगदेव जी मनाइए जी। अरे इस समय डॉक्टर शैलेंद्र जी आपके पास मैं वापस आऊंगी। डॉक्टर शैलेंद्र जी, समय मेरे पास बहुत कम है, मुझे फाइनल कमेंट लेना है। जगदेव जी आपकी क्या राय है, अब आगे हमें किस तरह बढ़ना चाहिए? मैं बोलना चाहूंगा। देखिए प्रियंका जी, मैं कहना चाहता हूँ आपने जो कि जब ये नवंबर, दिसंबर, जनवरी में थोड़ा सा कम हुआ तो जो माहौल बदल गया, लगता कोरोना चला गया। लेकिन जो शंकाएं थी, जो सूचनाएं आ रही थी कभी बढ़ सकता है, तो सरकार को भी इस पर ध्यान देना चाहिए। ये लापरवाही लगातार केंद्र सरकार की हुई, प्रदेश सरकार की हुई, जिसका ये परिणाम है। तो बीजेपी के विधायक जी, अभी मिश्रा जी बड़ी आलोचना कर रहे थे। मैं कह रहा हूँ सत्ता में जो बैठे हैं, सरकार जिसकी, उनको आगे की प्लानिंग करना चाहिए। विदेशों में जाकर के बाबाई लूटना, विदेशों में हमारे यहाँ मिल नहीं रहे हैं, डोज मिल नहीं रहे, लोग हो रहे हैं। अभी मैं बैठा हूँ यहाँ जी, मैं आपके पास आती हूँ। जगदेव जी अपनी बात पूरी करिए, समय बहुत कम है, कम शब्दों में अपनी बात पूरी करिए। इन सब पे विधिवत ध्यान देना चाहिए, बजाय बाबाही लूटने के, बजाय। जी राजेंद्र जी आपके पास आती हूँ मैं। जी जगदेव जी, राजेंद्र जी आप अपना फाइनल कमेंट दीजिए। राजेंद्र जी अपना फाइनल कमेंट दीजिए। जगदेव जी
समय मेरे पास कम है, राजेंद्र जी से फाइनल कमेंट लूंगी। सरकार की और राज्य सरकार जहां जगदेव जी समय कम है जी। राजेंद्र जी क्या कहना चाहेंगे आप? प्रियंका जी इसके लिए ईमानदारी से पॉलिटिकल विल पावर को नेताओं को मिलकर डॉक्टरों के साथ, विशेषज्ञों के साथ और कार्य योजना बना करके लंबे कार्य योजना बनाकर कार्य करना है। जो तत्काल जो व्यवस्था है उसके लिए जैसा लखनऊ व्यवस्था की जा रही है, राजनाथ सिंह ने आगे डीआरडीओ सबको अलर्ट किया है, वो तो तत्काल व्यवस्था है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए विशेषज्ञों की राय से ही इसका निराकरण हो सकता है। अदरवाइज जो है पॉलिटिकल विल से या ब्यूरोक्रेट के निगाहें से ये समस्या आने वाले दिनों में और विकराल रूप धारण करेगी। डॉक्टर मनीष आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से अब हमें आगे बढ़ना होगा कि हम एक बार फिर से कोरोना को हरा सकें? देखिए, मैं लास्ट में इस कार्यक्रम के अंत में बस एक ही बात कहना चाहता हूं कि हमारे कोरोना योद्धाओं का मनोबल हमारी सरकार को बढ़ाना चाहिए और जो रूल एक आम पब्लिक के लिए बने हैं वो सब पे लागू होने चाहिए। किसी वीआईपी को, किसी भी आदमी को किसी भी रूल से वंचित नहीं रखना चाहिए। रूल्स आर सेम फॉर एवरीवन। आपको भी पता चला होगा कुछ दिन पहले किसी एक देश में, मैं नाम भूल रहा हूँ, उसके प्रधानमंत्री का या फिर राष्ट्रपति का ही चालान काट दिया था मास्क न पहनने की वजह से पुलिस वाले ने। जब हमारे देश में भी ऐसे वीआईपी लोगों का चालान कटेगा जो मास्क नहीं पहन रहे हैं। रूल मस्ट बी सेम फॉर एवरीवन। ये रूल्स गरीबों के लिए ही नहीं होने चाहिए, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं, तभी कोरोना से लड़ सकते हैं। और हमें हिम्मत नहीं हारनी है, मास्क पहनना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है और हमारे गवर्नमेंट के द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों का पालन करना है। हर किसी पे मनीष जी समय की कमी है, बहुत बहुत धन्यवाद अपना समय देने के लिए। जगदेव जी आपका भी शुक्रिया, डॉक्टर शैलेंद्र आपका भी शुक्रिया, पंकज जी आपका शुक्रिया, राजेंद्र जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया और साथ ही साथ जगदेव जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और इसके बाद में अपने दर्शकों को मैं एक बार फिर से अब यही कहना चाहूँगी कि हमने जो गलती पहले कर दी है हमें उस गलती को दोहराना नहीं है। एक बार फिर से यदि हमने ये सवाल उठाया है अस्पतालों को लेकर तो अब हमें आगे बढ़ना होगा और सरकार के साथ ही साथ प्रशासन और साथ ही साथ अपनी जिम्मेदारी के साथ इस प्लान के साथ आगे बढ़ना होगा कि किस तरह से हम अपनी स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ा सकते हैं कि आगे यदि इस तरह की कोई बीमारी आती है, इस तरह की कोई घटना आती है, इस तरह की कोई सिचुएशन आती है तो हम किस तरह से उससे बाहर निकल पाएंगे। फिलहाल आज के कार्यक्रम में इतना ही। एक नए विषय के साथ आप सभी से फिर से मुलाकात करूंगी। आज के कार्यक्रम के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। कार्यक्रम के प्रायोजक हैं गोल्डी मसाले।